आज हम पाठ पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन और इस पाठ के अंदर सालिम अली जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे उनके बारे में बताया गया है। तो पहले जाबिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा परिचय उनका देख लेते हैं कि जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी आदि। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखो, लेखक ने इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद क्यों रखा? क्योंकि जो सांवला रंग होता है उसे आप काला भी कह सकते हो, सांवला काला भी होता है। जैसे श्याम वर्ण कृष्ण, उनको भी सांवला कह देते हैं। तो सांवला रंग यहाँ पर सपनों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अब ये सपने सालिम अली के साथ ही मौत के अंधेरे में दफन हो जाएंगे। तो देखो, जैसे ये पंक्ति स्टार्ट होती है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ये जो पाठ है, जब सालिम अली की शव यात्रा निकल रही थी उस समय डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक जो जाबिर हुसैन है उन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने इनके सपनों को सांवला इसलिए कहा है क्योंकि अब ये सपने सालिम अली की मौत के साथ ही अंधेरे में दफन हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी शव यात्रा जारी है। अब उसी प्रकार से उन्होंने जो सपने देखे थे पक्षियों से संबंधित, पक्षियों के बारे में, वो पक्षियों के लिए जो कुछ करना चाहते थे वो अब सारे सपने उनकी मृत्यु के साथ ही अब दफन हो जाएंगे। तो ऐसे सपने जिनको याद करके हमें दुख होता है या जिनकी याद हमें दुख देती है, उन सपनों को हम सांवले सपने कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन के भावों के साथ कई रंगों को जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि तबीयत हरी हो गई, जब हम बहुत खुश होते हैं तो तबीयत हरी हो गई, और यदि मन उदास होता है तो उसको हम काले रंग से जोड़ते हैं। या फिर डर, अगर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है तो कहते हैं ना कि डर के मारे चेहरा सफेद हो गया, तो डर को सफेद रंग से जोड़ते हैं। तो इस तरह से दुख को काले रंग से जोड़ते हैं। ऐसे कई सपने जो पक्षियों से संबंधित थे वो अब उनके साथ ही मौत के खामोश वादी की ओर अग्रसर हैं, यानी उनके मौत के साथ ही अब वो दफन हो जाएंगे। अब आगे लेखक कहते हैं, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी शव यात्रा निकल रही है तो आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं और उनको लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, और सालिम अली ने सैलानियों की तरह अपने कंधों पर अंतहीन सफर का बोझ उठा रखा है। इनके सफर को अंतहीन क्यों कहा है? क्योंकि अब ये मृत्यु की ओर जा रहे हैं, इसके बाद अब वो कोई और सफर नहीं करेंगे। यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन क्योंकि इसके बाद अब वो इस दुनिया में और कोई सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ लेखक कह रहा है कि जो सालिम अली का अत्यधिक प्रिय व्यक्ति भी है, और अगर वो चाहे कि मैं अपने दिल की धड़कन सालिम अली को दे दूं और वो जिंदा हो जाए, कि जैसे हम कहते हैं कि कोई हमारा प्रिय जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान मेरी जान ले लो और इसे जिंदा कर दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कोई अपनी दिल की धड़कन भी देकर उन्हें लौटाना चाहे
तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो सपनों के गीत गाने का मतलब होता है अपना पसंदीदा कार्य वह अब कैसे कर सकेगा, अर्थात नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कोई ये सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसारों मतलब झरने ही होते हैं, को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि सालिम अली कहते थे कि हमें प्रकृति को पक्षियों की नजर से देखना चाहिए, यानी हमें उसके अंदर स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। मनुष्य अपने स्वार्थ की नजर से प्रकृति को देखता है, इसीलिए मनुष्य के हृदय के अंदर उसके संगीत को सुनकर भी रोमांच का सोता नहीं फूटता, यानी उसके अंदर रोमांच उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति में केवल अपना स्वार्थ देखता है। उसको प्रकृति की सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब यहाँ एक शब्द आया है मिथक। मिथक का मतलब क्या होता है? देखो, मिथक का मतलब होता है अनरियल, कि वास्तव में कभी था ऐसा, लेकिन अब हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब जो सालिम अली है उनके लिए एक पंक्ति आई, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील थे। पक्षियों के प्रति उनके मन में संवेदनाएं थी, वो उनके बारे में सोचते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन कहा है। अब मिथक शब्द को समझाने के लिए लेखक ने यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी के सांवले पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। कहने का मतलब लेखक कह रहे हैं कि कृष्ण को जन्म लिए सदियां बीत गई हैं और आज हमारे पास उसकी प्रमाणिकता साबित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम जब वृंदावन जाते हैं तो वे सारी घटनाएं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, जो हमने कथाओं में सुनी है, वो सब हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे ही एक मिथक थे सालिम अली। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी अब उनके शारीरिक वर्णन कर रहा है लेखक कि उनका जो शरीर है एकदम कमजोर है, यात्राओं की थकान के कारण एकदम कमजोर हो गए हैं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनको लग गई है और 100 की उम्र वो के आसपास वो पहुंच गए हैं, यानी उनकी उम्र लगभग 100 के आसपास हो गई है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंख पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, अर्थात अंतिम समय तक जब तक उन्होंने अपनी शैया को नहीं पकड़ा था उससे पहले तक वो अपनी यात्राएं करते रहे, यानी पक्षियों के बारे में खोजबीन करते रहे। इसीलिए उनको वर्ड वाचर भी कहा है। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। तो वर्ड वाचर का अर्थ क्या होता है? वर्ड वाचर का अर्थ होता है जो घंटों तक, काफी लंबे समय तक पक्षियों को निहारता रहता है, उसे कहते हैं वर्ड वाचर। तो जो सालिम अली है वो उनके गले में हमेशा एक दूरबीन लटकी रहती थी और वे घंटों तक पक्षियों को उससे निहारते रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनकी पत्नी थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी।
अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे, यानी चौधरी चरण सिंह के पास गए और उनको बताया कि किस तरह से साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से खतरे में पड़ रही है। उनकी जो बात थी उन्होंने इस तरह से उनके सामने रखा, चौधरी चरण सिंह के सामने, कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेखक कहता है कि ना तो अब सालिम अली है ना चौधरी साहब है, अब कौन इन सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात जो सालिम अली थे वो दूर दूर तक यात्राएं करते थे, कितने भी कठिन रास्ते क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल उनके रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो अपना सफर जारी रखते थे और हर इलाके में जाकर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी अधिक। तो जो लॉरेंस थे वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और वे भी बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे। लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ कहो, तो वो बोली कि मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पे बैठने वाली गोरैया उनके बारे में ज्यादा जानती है, यानी उनका भी अधिकतर समय उस गोरैया के साथ ही व्यतीत होता था। अपने सुख दुख की सारी बातें वो उससे करते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक गोरैया, नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई और वे उसकी देखभाल में लग गए। उसी दिन से उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही बदल गया और वे पक्षी विज्ञानी बन गए। उनको पक्षियों से लगाव होने लगा, वो उसकी देखभाल में इतने लगे कि बस उनको उस पक्षी से इतना प्रेम हो गया और फिर उस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो थे उनका जो ज्ञान था वो एक टापू के समान नहीं था। टापू मतलब एक सीमित सीमा में बंधा हुआ स्थान, एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम टापू कहते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो अथाह सागर के समान था। उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो सागर के समान था और उन्होंने जो प्रकृति के बारे में जानकारी एकत्रित की थी, प्रकृति के रहस्यों को जो जाना था, वो सागर के समान था। यानी हम उनके ज्ञान को टापू की तरह एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं, बल्कि सागर के समान असीमित था उनका ज्ञान। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी उनको लगता है कि आज भी सालिम अली किसी पक्षी की खोज में निकले हैं और बस अभी अपने यात्रा समाप्त करके वो लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक कहता है कि जब तक उनका जैसा कोई पक्षी विज्ञानी जन्म नहीं लेता, तब तक हम मान लें कि वो अब चले गए हैं। मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ लेखक एक उम्मीद के साथ इस पाठ का अंत करते हैं कि क्या कोई उनका जैसा पक्षी विज्ञानी दोबारा इस धरती पर जन्म लेगा। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा।